हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा बाय शिखा। आज की वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर के पेपर डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस पेपर में टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 4 कवर करने हैं। 75 मार्क्स का ये पेपर आपका होगा। तो सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यूनिट 1 से ही है, जहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएगा ही आएगा। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट इन द इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र में संसद की भूमिका एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। डेमोक्रेसी आप सबको ही पता है कि लोगों से, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो है वो लोकतंत्र होता है। तो इंडियन डेमोक्रेसी में क्या है, सेंटर में सिटीजन्स है, नागरिक है, उन्हीं को ध्यान में रखकर सब कुछ होता है। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट है उसका काम क्या क्या है। पार्लियामेंट मेनली हमारे यहाँ पर लॉज बनाती है, कानून बनाती है। पार्लियामेंट के पास ही सुप्रीम अथॉरिटी है। ठीक है, और किसको सेंटर में रख के, सिटीजन्स को सेंटर में रख के नेशनल इश्यूज पर डिबेट करती है। लोकसभा है, राज्यसभा है, जो सिटीजन्स है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनकर सरकार को चलाते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं, लेकिन हमारे बिहाफ पर सरकार हमारे रिप्रेजेंटेटिव चलाते हैं। यही सब जो पार्लियामेंट के जो फंक्शंस हैं, जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उनका जो रोल है वो सब आपको अपने पेपर में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एग्जामाइन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का परीक्षण कीजिए। अब जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा होता क्या है, तो जब कोई भी कानून बनता है या जो आपकी विधायिका और कार्यपालिका कुछ भी मतलब डिसीजन लेती है, तो अगर उसकी संवैधानिकता या कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं, ये चेक करना है, तो उस प्रोसेस को हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। ठीक है, न्यायिक समीक्षा जो होती है वो विधायिक अधिनियमों मतलब कानून तथा कार्यपालिका के आदेशों की संविधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है, जो केंद्र एवं राज्य सरकारों पर लागू होती है। जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस में चेक किया जाता है कि जो भी कार्यपालिका ने जो भी आदेश दिए हैं या लेजिस्लेचर के, विधायिका के जो भी अधिनियम या कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है, तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करता है, क्या पावर्स है, क्या फंक्शंस है। लाइक कानून की उचित प्रक्रिया दिखाना, कानून है वो ही सुप्रीम है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सब आपको अपने एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ई गवर्नेंस से, जो कि पक्का आपके पेपर में आएगा ही आएगा, आप लिख के ले लो। ठीक है, या तो मेरे हिसाब से तो फुल क्वेश्चन में आएगा, वरना नहीं आया तो वो शॉर्ट नोट में पक्का आएगा। व्हाट इज ई गवर्नेंस, जिसकी आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आज के टाइम में। टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ इट इम्प्रूव्ड गवर्नेंस इन इंडिया। डिस्कस। ई शासन क्या है, इसने किस सीमा तक भारत में सुशासन को सुदृढ़ किया है। तो सबसे पहले आप अपने आंसर में यही बताओगे कि ई गवर्नेंस होता क्या है। तो हम सबको पता है कि ई गवर्नेंस में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो जो सरकार के जो भी कार्य हैं, जो भी काम हैं, उनके अंदर ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी को जब जोड़कर हम उसको अप्लाई करते हैं तो उसी को ई गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, नागरिकों, व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों को सूचना और सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक जो वितरण होता है वही ई गवर्नेंस होता है। यह सरकार द्वारा सूचना या जो भी कम्युनिकेशन होता है, ICT होता है, का उपयोग है, जो अपने नागरिकों को, सिटीजन्स को दिन में 24 घंटे या सप्ताह में 7 दिनों सरकारी सेवाएं प्रदान करते हैं, सुविधाएं देते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, सहभागिता, लेन देन, परिवर्तन, ये सब इसके अंदर होता है। तो ई गवर्नेंस का प्राथमिक लक्ष्य भ्रष्टाचार को कम करना होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना और सरकार के भीतर सेवाओं और सूचना के समय पर प्रशासन को सुनिश्चित करना होता है। ई गवर्नेंस की 4 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, चरण कौन कौन से होते हैं, वो है प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, लोग मतलब सिटीजन्स, तकनीकी मतलब इंफॉर्मेशन और संसाधन मतलब जो भी उसके अंदर संसाधन यूज होते हैं। ठीक है, अब कई बारी हम सुनते हैं ई गवर्नेंस के टाइप्स बोल सकते हो आप, तो किस तरह के होते हैं। G2C मतलब सरकार से नागरिक, गवर्नमेंट टू सिटीजन, या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G, या G2B सरकार से व्यवसाय मतलब बिजनेस और सरकार से एजेंसियां या कर्मचारियों के लिए सरकार G2E।
ठीक है। ई गवर्नेंस नागरिकों को यह चुनने की अनुमति देता है कि वे अपनी सरकारों के साथ कैसे बातचीत करना चाहते हैं, और सरकारों को यह तय करने की अनुमति देता है कि आईसीटी को, मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को, नागरिक विकल्पों का समर्थन करने के लिए कैसे तैनात किया जाएगा। तो ये पूरा ई गवर्नेंस है। आप इसके अंदर अपने बहुत सारे स्मार्ट पोर्टल है या जो भी ऑनलाइन जो भी बहुत सारे पोर्टल्स चल रहे हैं, ऐप्स चल रहे हैं, आप उसको अपने आंसर में इंक्लूड करने की कोशिश करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय न्यू सोशल मूवमेंट्स। नवीन सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ वुमेन मूवमेंट्स इन इंडिया। भारत में महिला आंदोलन के संदर्भ में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। जो न्यू सोशल मूवमेंट्स होते हैं, नए सामाजिक आंदोलन है, वो जमीनी स्तर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसका उद्देश्य हाशिए पर पड़े या बहिष्कृत समूह, जिन पे सबका ध्यान नहीं जाता है, उनके हितों की वकालत करता है। नतीजन ये सामूहिक क्रियाएं स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होती है, जो छोटे सामाजिक समूहों के इर्द गिर्द घूमती है। नए सामाजिक आंदोलनों का सिद्धांत बताता है कि उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलाव ने सामाजिक आंदोलनों की एक अलग लहर को जन्म दिया, जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था युग से अलग थी। अतीत के आर्थिक और राजनीतिक रूप से केंद्रित आंदोलनों के विपरीत जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं, वो सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर ज़्यादा अधिक जोर डालते हैं। न्यू सोशल मूवमेंट्स में भाग लेने वाले एक नए मध्यम वर्ग से आते हैं, ठीक है, मिडिल क्लास से आते हैं, जो औद्योगिक युग के सामाजिक आंदोलनों में विशिष्ट निम्न वर्ग मूल से अलग है। तो जो ये नए सामाजिक आंदोलन है, कब देखे गए? 20वीं सदी में भारत में सामाजिक आंदोलनों में उछाल देखा गया है, जिसके अंदर मेनली कौन कौन से आप एग्जाम्पल डाल सकते हो? पर्यावरण आंदोलन डाल सकते हो, वर्ग समानता, जातिगत अधिकार, आदिवासी प्रतिनिधित्व या महिला अधिकार, ऐसे मुद्दे न्यू सोशल मूवमेंट्स में इंक्लूडेड है। पर्यावरण की बात करते हैं, ठीक है। पर्यावरण जो आंदोलन है, उनका उद्देश्य हमारी प्राकृतिक दुनिया की रक्षा और संरक्षण करना है। वर्ग आधारित आंदोलन जो होते हैं, वो आर्थिक रूप से वंचित समूहों के दमनकारी सामाजिक ढांचों के खिलाफ संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। जाति आधारित जो आंदोलन होते हैं, वो जातिगत भेदभाव को चुनौती देते हैं और सामाजिक समानता की वकालत करते हैं। ऐसे ही जो महिला आंदोलन होते हैं, महिला आंदोलनों ने जो पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने और लैंगिक समानता की वकालत करने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो, जो गुलाबी गैंग है, जिस पर मूवी भी आई थी, उसने भारत में लैंगिक हिस्सा और भेदभाव के खिलाफ महिलाओं के प्रतिरोध का वो प्रतीक बन गया था। तो ऐसे आप एग्जाम्पल्स डाल सकते हो, ठीक है। आपको न्यू सोशल मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करके कि उनका मुद्दा क्या है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक जो मुद्दे हैं उनको उठाते हैं, उन पर ज़्यादा जोर डालते हैं, और उसके बाद आप एग्जाम्पल में पर्यावरण, जनजातीय, महिला, ये सब डाल के एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पब्लिक पॉलिसी से। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी? लोक नीति क्या है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। नीति निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। जो पब्लिक पॉलिसी है, हिंदी में जिसको लोक नीति बोलते हैं या सार्वजनिक नीति भी बोलते हैं, ठीक है। आप हर दिन, हर दूसरे दिन आप न्यूज़ में सुनते हो, आपके लिए, किसी वर्ग के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई है, सरकार जो है वो कोई स्कीम लेके आई है। तो ये लोक नीति होता क्या है? लोक नीति जो सरकार के द्वारा बनाई गई जो नीति जो लोक कल्याण के लिए कार्य करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए, सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए कार्य करती है, वो ही लोक नीति कहलाती है। नाम से ही आपको समझना है, लोगों के लिए जो बनी है उसको लोक नीति कहते हैं, ठीक है। जो हमारा भारतीय संविधान है, उसके भाग जो 4 है, उसमें ये स्पष्ट उल्लेख है कि सरकार या जो राज्य है वो लोक कल्याण को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाएंगी। अब इन लोक नीति की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? जो सरकार है वो नीतियों के माध्यम से अपनी इच्छा को व्यवहारिक रूप देती है। नीतियों के माध्यम से हमें शासन व्यवस्था की पहचान होती है, ठीक है। लोक नीति एक गतिशील प्रक्रिया है। जो लोक नीति आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जैसी आवश्यकता समाज में होती है, वैसे ही सरकार उसको स्वरूप में बदल देती है, एक अलग रूप दे देती है। लोक नीति लोकहित पर आधारित होती है। लोगों का वेलफेयर जो है वो उसको ध्यान में रखकर बनाई जाती है, इसलिए सदैव जो है लोकहित है उसी को ध्यान में रखकर लोक नीति बनाई जाती है। लोक नीति का उद्देश्य एकमात्र लोक कल्याण है। लोक नीति भविष्य उन्मुख होती है। लोक नीति वर्तमान की अपेक्षा भविष्य पर अधिक केंद्रित होती है तथा भविष्य से जुड़े मुद्दे को पूर्ण करती है, ठीक है। लोक नीति जो है वो दिशा निर्देश भी रेखांकित करती है, एक दिशा देती है।
और लोक नीति विभिन्न संगठनों, सरकारी एवं गैर सरकारी के सहयोग का परिणाम है, जो प्रेशर ग्रुप और एनजीओज होते हैं। ठीक है, लोक नीति निर्माण में केवल सरकारी ही नहीं बल्कि गैर सरकारी संगठन भी भागीदार होते हैं और इन सभी के सम्मिलित सहयोग का परिणाम होती है लोक नीति। और लोक नीति जो है वो परिणामों उन्मुख होती है। लोक नीति सदैव इस तरह बनाई जाती है जो एक परिणाम की पूर्ति करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बुक से रट के नहीं लिखना है। जो अपने आसपास आप देखते हो लोक नीति है क्या, जो आप देखते हो किस लिए बनी है, लोगों के लिए बनी है। पानी के लिए कोई स्कीम बनी है तो पानी की कमियों खत्म करने के लिए बनी है, जनता के लिए। तो वही सब आपको लिखना है और कोशिश करना कि एग्जाम्पल में 2-3 जो गवर्नमेंट हमारी स्कीम्स है, आयुष्मान योजना है, ठीक है, पढ़ाई के लिए कोई योजना है तो आप उसको, किसान के लिए किसान निधि योजना है, इन सबको आप डाल के एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से है। 73rd अमेंडमेंट, एग्जामाइन द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द लाइट ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरह से वो काम करता है। 1992 में जो ये 73rd जो संशोधन था, अमेंडमेंट जो था, ये किया गया था। इस संशोधन के बाद राज्य सरकारों के लिए पंचायती राज की नई प्रणाली को अपनाना को एक संवैधानिक रूप से बाध्यकारी हो गया था। इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो परमानेंट या कंपलसरी कर दिया गया। इस संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज के 29 विषय शामिल थे। अब इन पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। पंचायती राज संस्थाओं के कुल स्थानों में जो है, हम सबको पता है कि 1/3 जो सीट्स है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित होते हैं। तो आपको अपने जो आंसर है उसमें यही एक्सप्लेन करना है कि जो 73rd अमेंडमेंट संशोधन जो आया था उससे पंचायती राज को, पहले डीपीएसपी था हमारा, ठीक है, वो तो कंपलसरी नहीं होते, जुडिशियली राइट नहीं होते हैं, उनको अप्लाई नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूप दिया गया है, उसको संवैधानिक रूप से बाध्यकारी किया गया है। और बाद में आप ये जो भी उसके अंदर है, ठीक है, आप ये जो आरक्षण वाला पार्ट है या 21 साल की एज में लड़ सकते हैं, ये सब आप उसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, हाउ हैज द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन इकोनॉमी। उदारीकरण की नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार परिवर्तित किया है। हम सबको पता है कि 1990s में शुरू के जो अर्ली 1990s थे, 1991 के आसपास जो है वो इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था, एलपीजी को अडॉप्ट किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को। तो आपको यही एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो लिबरलाइजेशन था इसने किस तरह से हमारी इंडियन इकोनॉमी को प्रभावित किया है। तो इस आर्थिक उदारीकरण से भारत में उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त हुई है। ठीक है, इसने विदेशी निवेश को आकर्षित किया है और व्यापार करने में आसानी बढ़ाई और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया, जिससे समग्र वृद्धि और विकास में योगदान मिला। क्योंकि जो उदारीकरण को अपनाने के साथ सरकार ने निजी क्षेत्र के उद्योगों को बिना किसी प्रतिबंध के व्यापारिक लेन देन करने की अनुमति दे दी थी, तो इस वजह से जो इकोनॉमी थी उसने एक समग्र वृद्धि और विकास हुआ। ये सब आपको अपने आंसर में लिखना है। नेक्स्ट जो है वो आपके पेपर में शॉर्ट नोट्स आएंगे। तो जो TRAI है ये हर बार आता है आपके पेपर में, तो ये शॉर्ट नोट में मुझे लगता है कि इस बार भी आएगा। सेकंड, सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज से आप क्या समझते हो। तीसरा, मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर, ये भी मेरे हिसाब से पक्का आएगा। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सहकारी संघवाद, जहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में हेल्दी रिलेशनशिप होते हैं और दोनों मिलजुल कर आपस में सही से काम करते हैं। ठीक है, सहकारी संघवाद में केंद्र और राज्य एक क्षैतिज संबंध साझा करते हैं जहाँ वे व्यापक सार्वजनिक हित में सहयोग करते हैं। सार्वजनिक हित मतलब सबका जो विकास है उसको ध्यान में रखकर वो कार्य करते हैं। तो ये आपके टोटल 8 क्वेश्चंस थे, आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि मुझे लगता है आएंगे ही आएंगे, तो वो तो एक पब्लिक पॉलिसी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बिल्कुल पक्का कर लेना आप। एक आपका जो पार्लियामेंट, जो डेमोक्रेसी से यूनिट 1 से है, वहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तीसरा जो है जुडिशियल रिव्यू, उसको पक्का कर लेना। और चौथा जो है ई गवर्नेंस। ये 4 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और एक एक्स्ट्रा में न्यू सोशल मूवमेंट, नवीन सामाजिक आंदोलन, ये 5 तैयार करके जाना। छठा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, 5 करके जाओ, 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि अभी परसों ही आपका एग्जाम है। तो
आप अच्छे से जो अपने आसपास देखते हो उसको समझकर लिखने की कोशिश करना। गाइड वगैरह से मत लिखना, बुकिश लैंग्वेज मत लिखना। नॉर्मल पेपर है जो अपने आप नॉर्मल आप अपने न्यूज़ में अखबार में जो आप पढ़ते हो आप वही लिखकर एग्जाम्पल में पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रहेगी। तो आप सभी अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।